भारत देश में जब भी बंटवारे की बात आती है तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है कि भारत के बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ किसका था, लॉर्ड माउंटबेटन या मोहम्मद अली जिन्ना या फिर कांग्रेस का हाथ था। हाल ही में एनसीईआरटी के उस मॉड्यूल पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें भारत विभाजन के लिए जिन्ना और अंग्रेजों के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया गया है। और ये विवाद भारत में बहुत नया नहीं है। जब भी भारत विभाजन की बात आती है तो इस पर बहुत लंबी चर्चाएं होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत विभाजन के पीछे क्या रीजंस थे और ये कैसे हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चीज़ हमें लर्निंग में मिली वो चीज़ थी डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये सारे थॉट प्रोसेस जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली। अब जैसे जैसे इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एजुकेट होने लगे उनके पास एक आइडिया आने लगा। अब वो डिससेटिस्फाई होने लगे फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्हें ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लर्निंग थी वो पसंद आ रही थी। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीज़ें स्प्रेड हुई यानी जो नॉलेज उससे निकला, अब वो चाहते थे कि ये चीज़ें भारत में भी अप्लाई हो, भारत के लोग जो हैं वो समझें कि उनके राइट्स क्या हैं और वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में उनकी मदद करें ताकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके। ये चीज़ें अब इतनी आसान नहीं थी। ज़रूरत थी भारत में जितने भी रिलीजियस लोग हैं उनको यूनाइट करना यानी उनको एक आइडेंटिटी देना। तो यहीं से स्टार्ट होती है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स आवर कंट्री, यानी हमारे दिल में प्यार होना और एक देशभक्ति की भावना को ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। अब जैसे जैसे इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एजुकेट होने लगे उन्हें भी इंटरेस्ट आने लगा कि अब वो इंडिया के पास्ट को पढ़े, यानी इंडिया में पास्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास थी, क्या इंडिया में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ें थी जो हमें प्राइड फील करवा सके टुवर्ड्स आवर कंट्री। अब धीरे धीरे भारतीयों को पता चलने लगा कि जो ब्रिटिश है वो हमें इकोनॉमिकली हार्म कर रही है। यहीं से स्टार्ट होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन डिससेटिस्फाई होने लगे फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एटीट्यूड। जैसे जैसे कांग्रेस सत्ता में आई पहले तो ब्रिटिशर्स ने उनका सपोर्ट किया, यानी अब उनको अपने जैसा मानने लगे कि अब वो हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स की ताकि इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग को है वो दबाया जा सके। बट ऐसा होता नहीं है। अब जो कांग्रेस है सत्ता में आने के बाद अब वो फोकस बनने लगती है इंडियन नेशनलिज्म की। अब धीरे धीरे इंडिया में जो है नेशनलिज्म राइज होने लगता है यानी फैलने लगता है। अब लोगों के अंदर एक तरह की फीलिंग होने लगती है कि भारत हमारा देश है तो हमारी भी ड्यूटीज है कि हम उसके तरफ लॉयल रहें। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उस समय जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड कुर्जन थे। उनका मानना था कि जो बंगाल का प्रोविंस है उसे डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बंगाल प्रोविंस का जो रीजन था वो बहुत बड़ा था क्योंकि उसमें बहुत सारे आज के स्टेट्स भी थे जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश। आज के इन सभी स्टेट्स को मिला के उस समय में बंगाल प्रोविंस बना था। अब बंगाल रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट जो था यानी जिसे हम ईस्ट पार्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट जो था वो वेस्ट पार्ट। अब ईस्ट पार्ट जो कि आज का बांग्लादेश है इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो मुस्लिम है। बंगाल विभाजन का जो कारण दिया गया वो यह था कि उन्होंने बंगाल इसलिए विभाजित किया क्योंकि जो बंगाल रीजन था वो बहुत बड़ा था और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बट एक्चुअल रीजन इसका बिल्कुल उल्टा। ब्रिटिश टाइम में जो इंडिया में जितने भी नेशनल मूवमेंट हो रहे थे उस समय बंगाल जो है उसका केंद्र था, यानी बंगाल का जो रीजन था यहाँ पे नेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा मास मूवमेंट में हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर बंगाल में ऐसे ही चलता रहा तो जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और इसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि अब वो यहाँ से व्यापार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी सस्ते दामों पर भारत की जो चीजें थी यानी जो रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेके जाते थे वो अब इन्हें सस्ते दाम पे नहीं मिलेगी। तब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला यानी ईस्ट बंगाल, दूसरा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ज्यादा थे यानी जो आज का बांग्लादेश है। जो वेस्ट बंगाल है यानी बंगाल का जो रीजन है उसमें हिंदू ज्यादा थे। अब इस चीज से हुआ क्या कि जो भारतीय लोग थे उनके मन में अब एक अलग थॉट प्रोसेस क्रिएट हो गया क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ था ये रिलीजियस के बेसिस पे हुआ था। इससे भारतीय लोगों में डिसयूनिटी क्रिएट होगी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। अब हिंदू एक अलग तरह की विचारधारा बन गई थी और मुस्लिम एक अलग तरह की विचारधारा
बन गई थी। अब बंगाल विभाजन के बाद हमें दो आइडियाज मिल गए कि हम कैसे ब्रिटिशर्स को अपोज करें। पहला था बाइकॉट और दूसरा था स्वदेशी। बाइकॉट का मतलब था उस समय में कि जो भी ब्रिटिश गुड है उन चीज को छोड़ देना। वहीं स्वदेशी का मतलब था कि जो भी भारत में चीजें बनती थी, यानी जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती थी इन इंडिया में, उस चीज को यूज करना। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्रिटिशर्स को इतना तो समझ में आ गया था कि भारत में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको एक ही वे में दबाया जा सकता, वो है भारत के लोगों को बांट कर। यानी भारत के लोगों में ऐसी मानसिकता थी कि वो रिलीजियस के नाम पे बढ़ जाते थे। बात अगर उनके रिलीजियस पे आ जाती थी तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते थे। बट उस समय मेजोरिटी में जो हिंदू थे और मुस्लिम थे, तो ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर दिए इन दोनों कम्युनिटीज को डिवाइड करना। इससे हुआ क्या कि जो भारत की जो यूनिटी थी वो अब डिसयूनिटी में चेंज होने लगी। रिवॉल्ट 1857 के बाद, रिवॉल्ट 1857 में हुआ क्या था कि जो हिंदू है और मुस्लिम ये दोनों कंबाइन होकर लड़े थे। अब ब्रिटिश ये चीज समझ गए थे कि इंडिया अगर एक साथ रहेगी तो वो बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स को हरा सकती है। इसलिए वो लोग पार्टीशन करने लगे, यानी जहाँ उन्हें लगता था कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी अलग है, उस चीज को वो इस बेसिस पे डिवाइड करते थे कि किधर मुस्लिम ज्यादा है किधर हिंदू। अब इससे दो तरह की मानसिकता भारत में उपजने लगी। अब वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो हिंदू रिलीजियस वो मुस्लिम से बड़ा है या जो मुस्लिम रिलीजियस है वो हिंदू से बड़ा है। भारत में अब जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म होने लगी, अब उनके दो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। अब जो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय में वो था कांग्रेस, और जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये फॉर्म हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म किया गया 1906 में। नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता क्या है कि जो कांग्रेस है अब वो ब्रिटिश का सपोर्ट करती है, वो ब्रिटिश का सपोर्ट करती है ताकि ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ सके। इसलिए वो इंडियन सोल्जर्स को भी ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ने के लिए भेजती है। लेकिन इससे भारत में बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई रिवार्ड नहीं दिया था कि इंडिया ने भी उनका सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक कि जो भी वॉर से नुकसान हुआ था भारत में उसको भी रिड्यूस नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने लगी। इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। अब यही एंट्री होती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ हो रहे नेशनल मूवमेंट के बारे में समझा। 1916 में महात्मा गांधी एस्टेब्लिश करते हैं साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। महात्मा गांधी जिस आइडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला सत्य यानी ट्रुथ एंड आग्रह यानी होल्डिंग फास्ट। 1917 में महात्मा गांधी अपना फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं चंपारण। चंपारण में उस समय हो गया रहा था कि जो पीजेंट्स हैं वो प्लांटेशन कर रहे थे इंडिगो की। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिगो का जो इंक होता था या ब्लू इंक होता था जिसे ब्लू डाई बोलते हैं, ब्रिटिशर्स इस डाई को खरीदते ताकि वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रन कर सके और ये अच्छे से एक्सपैंड कर सके पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया और गवर्नमेंट से ये चीज़ भी डिमांड करी कि वो इंक्रीज करें जो इंडिगो प्लांटेशन उसके प्राइस को, ताकि जो प्लांटर्स है वो अपने बिजनेस को या जो भी वो चीज़ कर रहे थे उसमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ ढूंढ सके। और दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी 1918 में। 1918 में ये खेदा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ पे ये क्या करते हैं कि उस समय वहाँ पे एक प्लग एपिडेमिक आ रखा था जिसकी वजह से वहाँ की फसलें खराब हो गई थी। अब गांधी जी चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो जो टैक्स कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द पीजेंट्स उसे सस्पेंड कर दे, क्योंकि जो फसल है उस समय खराब हो रखी थी और पीजेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सेस को पे कर सके। 1918 में महात्मा गांधी जाते हैं अहमदाबाद और स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट। अब ये मूवमेंट अगेंस्ट था मिल ऑनर्स। मिल ऑनर्स जो थे वो ज्यादा काम कराते थे, मिल वर्कर्स थे और उन्हें उसके बदले बहुत कम फीस पे करते थे। इसके लिए गांधी जी ने उनका बहुत ज्यादा अपोज किया ताकि वो फीस है यानी जो चीजें पेमेंट है वो इंक्रीज कर सके टुवर्ड्स द मिल वर्कर। 1919 आते आते महात्मा गांधी एक मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके थे इंडिया में। 1919 में ही जो ब्रिटिश है वो एक रॉलेट एक्ट पास कर देती है। अब इससे होता क्या है कि जो इंडियन के पास फ्रीडम था स्पीच वो सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी अब कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ब्रिटिशर्स जो है बिना किसी
किसी वारंट के उन्हें जेल में डाल देंगे और इस एक्ट को भारत में ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया। अब गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं एंटी रॉलेट सत्याग्रह। अब इसमें होता है कि इंडियन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये एक हड़ताल स्टार्ट करें अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि भारत में दो नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुए और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। 13 अप्रैल 1919 को होता क्या है कि लोग इकट्ठा होते हैं अमृतसर के जलियांवाला पार्क में ताकि वो बैसाखी को सेलिब्रेट कर सके। अब ये पीसफुल जो गैदरिंग होती है इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। पीसफुल गैदरिंग के साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा अपोज या प्रोटेस्ट भी करते हैं सैफुद्दीन किचलुए और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर। उस समय जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर सडनली पार्क में आते हैं और सभी एंट्रेंस गेट को बंद करवा देते हैं और आदेश करते हैं कि ओपनली फायर कर दिया जाए। ओपनली फायर 10 मिनट तक चलता है और इस ओपन फायर का मतलब था कि इंडियंस के अंदर एक तरह का टेरर यानी डर बैठाया जा सके ताकि जो इंडियंस है या कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट ना खड़ा करें। इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए कि वो मरने के कगार तक पहुँच गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ऑटोमन तुर्की जो है वो पूरी तरीके से हार जाती है। अब एक तरह का र्यूमर पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है कि जो ब्रिटेन है वो अब तुर्की पर एक हार्शफुल ट्रीटी अप्लाई करेगी। उस समय जो ऑटोमन तुर्की के हेड थे उन्हें स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, जिन्हें वो लोग खलीफा कहते थे। मार्च 1919 को जो खिलाफत कमेटी वो फॉर्म्ड होती है मुंबई में और इसके जो लीडर थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों साथ मिलकर अब महात्मा गांधी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया को कैसे यूनाइट किया जा सके और इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जा सके। और यहीं पर महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ये अदर्स लीडर को भी कन्विंस्ड करते हैं कि वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। महात्मा गांधी अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है इंडिया पे रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस जो इनका साथ दे रहे हैं। जिस दिन इंडिया या इंडियंस अवेयर हो गए उस दिन ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। अब इस मूवमेंट का शहरों में असर देखने को मिल रहा था क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे अब वो जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स थे उनको छोड़ दे रहे थे यानी बाइकआउट कर दे रहे थे और जो गांधी जी भी चाहते थे। अब इससे होता क्या है कि जितने भी लॉयर्स थे वो भी बाइकआउट कर देते हैं यानी अब वो कोई भी चीज़ ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर में आते हैं। लेकिन ये मूवमेंट अब धीरे धीरे स्लो होने लगता है क्योंकि जो स्वदेशी यानी जो अपने देश में चीज़ें बनती थी वो हाथ से बनाई जाती थी क्योंकि यहाँ पे मशीनरी सिस्टम नहीं थी। हाथ से बनाए हुए होने के नाते यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत महंगे दामों में बिक रही थी और जो चीज़ें ब्रिटेन से आती थी वो चीज़ें सस्ती थी, इसलिए मूवमेंट अब धीरे धीरे स्लो होने लगा। इस मूवमेंट से असर क्या हुआ कि जो चरखा और खादी थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो थी वो इंक्रीज होने लगी। 5 फरवरी 1922 में होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नाम का एक छोटा सा गांव, वहाँ पे बहुत सारे किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे थ्रू द प्लेस। अब उसमें से होता क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर आता है, उन वॉलंटियर्स में से किसी एक वॉलंटियर को मार देता है, मार पीट देता है। तो इससे होता क्या है कि जो पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो पीजेंट्स क्या करते हैं कि एक पुलिस स्टेशन पे पूरा ओपनली फायर कर देते हैं यानी ओपनली उस पर आग लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि वहाँ पे 22 पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो मारे जाते हैं। इससे होता है कि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे वायलेंस के। वो नहीं चाहते थे कि जो भारत है ये वायलेंस के थ्रू आज़ादी पाए, ये चाहते थे कि नॉन वायलेंस के पाथ पर चल के हमें आज़ादी मिले। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आती है तो लोग इसे यहाँ से जाने को कहते हैं और स्लोगन क्रिएट करते हैं गो बैक साइमन। साइमन कमीशन का जो मेन मोटो था वो था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यानी जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या इसकी फंक्शनिंग जो होगी इसमें ये अपना सजेशन देना चाहते थे और कैसे इंडिया को चेंज करा जा सके यानी इंडिया में रिफॉर्म्स लाया जा सके, इस चीज़ को ये सजेस्ट करना चाहते। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि इस कमीशन में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जो इंडियन हो, यानी जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटेन यानी ब्रिटिशर्स थे। इसलिए जो इंडियंस थे इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन इंडिया में चेंजेस लाना चाहती थी। बट उस साइमन कमीशन में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जो कि एक इंडियन हो। सिविल डिसोबीडियंस
disobedience movement 1930 to 1934। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस जो है वो लॉन्च करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 और ये स्टार्ट करती है विद द दांडी मार्च। महात्मा गांधी अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं विद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स और महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी में और महात्मा गांधी वहां पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब इन सब मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के बाद जो ब्रिटिश का रूट था इंडिया में वो एकदम हिल सा चुका था, यानी अब ब्रिटिश लोगों को एहसास होने लगा कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इंडिया में वो राइज हो चुकी है, अब इसे वो दबा नहीं सकते। अब धीरे धीरे समय आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो बहुत ज्यादा कमजोर सी पड़ गई थी, यानी ब्रिटेन जो था वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो गया था। उसे पता चल गया था कि अब वो खुद को इंडिया में बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया, पब्लिकली अनाउंस किया कि वो जो भी पावर है उनके पास इंडिया का वो उसे ट्रांसफर कर देंगे, यानी अब इंडिया बहुत जल्द ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। बट ये इतना भी आसान नहीं था, इसके बीच आती है टू नेशन थ्योरी। अब इस समय तक आते आते भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल की थी वो बन चुकी थी। पहली थी कांग्रेस पार्टी और दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हम शॉर्ट में मुस्लिम लीग भी कहते हैं। अब जो कांग्रेस थी वो रिप्रेजेंट करती थी हिंदू सोसाइटी को, वहीं जो मुस्लिम लीग है वो रिप्रेजेंट करती थी मुस्लिम सोसाइटी को। मोहम्मद अली जिन्ना पहले तो टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन बाद में ये इसका सपोर्ट करने लगे और इन्होंने पहली बार डिमांड करी पाकिस्तान यानी एक मुस्लिम नेशन की। एट द मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, यानी भारत अब एक अलग देश बन गया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, वहीं 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन छोड़ रखा था, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को, ये उन पे डिपेंड करता है, या तो वो एक खुद इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बनकर रहे। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के, वहीं लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो लास्ट वाइसराय होते हैं ब्रिटिश इंडिया के। आखिरकार भारत 500 साल मुगलों की गुलामी करने के बाद और 200 साल ब्रिटिशर्स की गुलामी करने के बाद एक इंडिपेंडेंट नेशन बन ही गया। हालांकि इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यदि कांग्रेस नेताओं के पास इस्लाम की सही जानकारी होती तो इस विभाजन को रोका जा सकता था, यानी 1946 और 1947 के बीच भारत और पाकिस्तान के विभाजन को रोका जा सकता था, इस चीज की पॉसिबिलिटी थी।